जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग। आप सभी को ड्रीम क्लासेज में यानी आपका अपना परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था का सेकंड क्लास। कल हमने फर्स्ट क्लास चला था, उसमें हमने अनुसूची और संविधान के क्यों निर्माण होता है, गणतंत्र दिवस ही क्यों मनाई जाती है 26 जनवरी के दिन ही, इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम संविधान के जो लेसन की ओर जो 22 लेसन में जो बांटा गया है, जिसे हम लोग भाग कहते हैं, तो उसमें संविधान के भाग की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग का संविधान का पहला भाग है जिसमें उसमें बताया गया है संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में। संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में कहने की मतलब ये है कि भाग एक में जो है, इसमें देश में यानी कितने राज्य है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य कब बना है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से को राज्य में बदला किया है, इन सभी के बारे में चर्चा, किसकी सीमा कहाँ तक है, इन सब की चर्चा जो है वो भाग एक में मिलेगा। भाग एक में अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करते हैं, तो इस भाग एक में अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करते हैं, तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें कितने अनुच्छेद है? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद को रखा गया है। किसमें? तो भाग एक में। तो भाग एक के अनुच्छेद 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। इस बात की चर्चा हम लोग का अनुच्छेद 1 में कही गई है। भारत जो है ये राज्यों का संघ है, इस बात की चर्चा हम लोग का अनुच्छेद 1 में कही गई है। अनुच्छेद 1 में इसमें ये जो भारत और इंडिया की बात है, तो इसमें ये भी प्रश्न आती है कि हमारे संविधान में जो संविधान का जो किताब हम लोग के पास है, उसमें अपना देश का कौन कौन से नाम का जिक्र किया गया है। तो इसमें सिर्फ 2 ही नाम का जिक्र किया गया है। एक हम लोग का भारत कहा गया है और दूसरे का हम लोग को इंडिया कहा गया है। जबकि हम लोग भारत के अन्य नामों को भी जानते हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, अन्य नाम भी हम लोग के पास है। लेकिन इसमें हम लोग को सिर्फ कहा गया है कि भारत जो है वो संघ है, जिसका 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। प्रश्न आता है कि हमारे संविधान में अपना देश को यानी हिंदुस्तान को यानी भारत को किन किन नामों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इस पर सीधे जवाब देना है कि भारत का 2 नाम का प्रयोग किया गया है, एक भारत और दूसरा उसका इंग्लिश, जिसे हम लोग इंडिया के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आई है, संघ, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। ये राज्यों का संघ के मतलब होता है यूनियन। हमारे भारत जो है ना, वो सभी राज्यों का यूनियन है, सभी राज्यों का संघ बना हुआ है, ना कि कोई समझौता के तहत है। सभी राज्यों का संघ बना हुआ हमारा भारत। इसमें जो भी हमारा राज्य, कितने राज्य हम लोग का है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सभी का एक संघ बना हुआ है, उसी का हम लोग बात के अपना देश है। तो यहाँ पर एक बात है
कि क्या भारत से कोई राज्य अलग हो सकता है? तो नहीं। हम लोग का ये जो संघ जो नाम लिया गया, इसका मतलब ही होती है कि एक बार जो इसमें सम्मिलित देश हो गया है, जो राज्य एक बार इसमें सम्मिलित हो गया है, वो बदल नहीं सकता है, वो हट नहीं सकती है। यानी कहने की बात यह है कि भारत जो है, इनसे कोई भी राज्य, इन 28 में से कोई भी राज्य अपना अलग देश नहीं बन सकता है, अलग देश नहीं बन सकता है, और ना ही तो वो अन्य देशों के साथ जाकर मिल सकता है। इस बातों को लेकर हमें ध्यान देना है, क्योंकि राज्यों का, हमारे संविधान में अपने देश को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कही गई है। यही हम बात करते हैं। अमेरिका एक देश का नाम है, यूएसए एक देश का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है। यहाँ पर जो है, यहाँ राज्यों का में समझौता किया गया है। वहाँ के जो राज्य है, वहाँ पे समझौता किया गया है। एक समझौता के माध्यम से अमेरिका के राज्य एक देश बनाया हुआ है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्य मिलकर एक समझौता किए हुए हैं, और उस समझौता के माध्यम से केंद्र सरकार चलती है, अमेरिका का केंद्र सरकार। अमेरिका में जो है, यहाँ पर राज्यों के पास शक्ति ज़्यादा होती है, राज्य के पास शक्ति ज़्यादा होती है। वही केंद्र सरकार की बात करें तो इनके पास शक्तियाँ कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि इसमें ज़्यादा शक्ति राज्य के पास है, एक समझौता पर है। अगर राज्य की बात हम नहीं मानते हैं, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी पारित होने की बात है, कोई कानून बनाने की बात है, अगर हम किसी राज्य की बात नहीं मानते हैं, तो हो सकता है वो राज्य हमारे देश से अलग हो सकता है, क्योंकि वो समझौता बना हुआ है अमेरिका का। लेकिन अपना देश में ऐसा है नहीं है। अगर हम बात केंद्र सरकार मान रही है किसी मुख्यमंत्री का, तो भी सही है, नहीं भी मान रही है तो भी सही है, लेकिन वो राज्य भारत से अलग नहीं हो सकती है, भारत से अलग नहीं हो सकती है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जब देश आज़ाद हुई थी, यानी 1947 में जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ था, 1947 में जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे यहाँ जो राज्य बनाया गया था वो 4 प्रकार की राज्य था, A, B, C और D। जो शुरुआती जो राज था हमारे देश में, वो सिर्फ 4 प्रकार का ही राज को रखा गया था, A, B, C और D। A में वैसे क्षेत्र को रखा गया था जिसपे सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन था, वैसे क्षेत्र को रखा गया था जिस पे सीधे तौर पर ब्रिटेन शासन कर रहा था। माने वैसा क्षेत्र जिसको मारने का काम ब्रिटेन कर रहा था, शोषण करने का काम ब्रिटेन कर रहा था, उसे हम लोग एक ग्रुप में रखे थे। एक है ग्रुप बी, इसमें देसी रियासत को हम लोगों ने रखा था। बहुत से देसी रियासत ऐसा थे जो अंग्रेज का चमचा हुआ करता था, जिसके वजह से उसे वहाँ अपना राज करने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया और वो उसकी चमचागिरी करते थे। वैसे देशी रियासत को ग्रुप बी में रखा। ग्रुप सी में कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया। एक कमिश्नरी क्षेत्र की मतलब ये होता था कि वैसे क्षेत्र जहां अंग्रेज का एक माने अधिकारी वहां पे कार्य कर रहा था, वैसे क्षेत्र को। और एक डी में रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश को। एक केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत में मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश हम लोग के पास था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक बात बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किन्हें मिला था? तो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था जर्मनी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था जर्मनी के माध्यम से यूज कर सैनिक अब के लिए, माने आज़ाद हिंद फौज के लिए
प्रयोग करने के लिए दिया गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारी भारत की आज़ादी के बाद का हम लोग का देश का जो भी क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र था, उसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी में विभाजित की गई थी। ग्रुप ए में वैसे लोगों को रखा गया था जो ब्रिटेन के क्षेत्र में आते थे। ग्रुप बी में वैसे लोग को रखा गया वैसे क्षेत्र को जहां देशी रियासत था। और ग्रुप सी में कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया और ग्रुप डी में हम लोग का यूनियन को रखा गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। अब हम बात करते हैं कि आज़ादी के समय, आज 1947 के समय हमारे भारत में जो देशी रियासत की जो संख्या थी वो 552 देशी रियासतों ने भाग लिया था, भारत में आकर मिले थे, जिनमें से कुछ देशी रियासत हैं जो भारत में नहीं मिलने का कार्य किया था, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण देशी रियासत में आते हैं। एक पहला हम लोग के नाम आता है हैदराबाद। हम वैसे देशी रियासत की बात कर रहे हैं जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, नहीं मिलना चाह रहे थे, नहीं मिलना चाह रहे थे, जबकि वो भारत के अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य क्षेत्र मतलब कि सब आसपास की जो उनके क्षेत्र से था सब मिला हुआ था, सिर्फ कुछ ही ऐसा राज्य है जो नहीं मिलने का काम करने का प्रयास किया था, जिसमें सबसे पहले एक नाम आती है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा नाम आता है जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात का क्षेत्र है। एक आप लोग को नाम सुनने को मिला होगा हैदराबाद, हैदराबाद। तो देखिए बात क्या हुआ कि इन लोगों का कहना था कि अंग्रेज यानी कि माउंटबेटन जब यहाँ पर आज़ादी का जो 15 अगस्त को जब आज़ाद किए था तो उसमें कहा गया था कि जो देश पाकिस्तान में मिलना चाहता है, जो देश पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो कृपया पाकिस्तान की ओर जाएंगे, जो इंडिया में मिलना चाहता है वो इंडिया की ओर आएंगे, और जो देश स्वतंत्र देश बनाना चाहता है यानी जो राज्य वो अपना स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। इसीलिए इन तीनों ने मिलने का प्रयास भारत में नहीं किया, जबकि जूनागढ़ और हैदराबाद जो है भारत के बीचों बीच वाला क्षेत्र है, जिसलिए हम लोग का परेशानियाँ तो थी कि किसी भी देश के भीतर ही कोई अन्य देश उत्पन्न होना संभव नहीं है, या तो किसी भी देश के भीतर, कहने की मतलब यह मान लिए कि ये हम लोग का देश ए है और ये देश बी है। अब आप लोग बताइए देश बी का एक क्षेत्र यहाँ रहे जो कि कभी संभव ही नहीं है, वही काम हैदराबाद और जूनागढ़ करने का प्रयास कर रहा था। ये हिंदुस्तान के बीच में था और इनको लग रहा था कि हम भी क्या करेंगे अलग से, या तो फिर पाकिस्तान में जाकर सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों क्षेत्र में मुस्लिम जो शासक थे वो मुस्लिम थे, शासक जो थे वो मुस्लिम थे, और जबकि जम्मू कश्मीर का जो शासक थे वो हिंदू थे। यहाँ शासक मुस्लिम थे लेकिन जनसंख्या हिंदुओं का ज़्यादा था जूनागढ़ में। और हैदराबाद की बात वही है, यहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा, मुस्लिम में शासक थे, निजाम साहब थे, और यहाँ पर जनसंख्या यहाँ भी हिंदुओं था। जबकि जम्मू कश्मीर की बात अलग है, वहाँ शासक हरि सिंह थे यानी हिंदू का शासक था, और मुस्लिम लोग का वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी, जिस वजह से इन तीनों पर पेच था। तो हम लोग का जो है इन सभी राज्यों के 552 रियासत को भारत में मिलाने का जो प्रमुख काम किया गया था, एक काम दिया गया था उस समय के जो गृह मंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके साथ में ही थे बीपी रमन, बीपी मेनन, बीपी
उनके साथ में थे मेनन साहब। मेनन साहब दोनों ने मिलके इन काम को करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले हैदराबाद की ओर हम लोग देखते हैं। हैदराबाद वालों ने मिलने से इनकार कर दिया, तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारा प्रयास किया। नहीं मानने के बाद ऑपरेशन पोलो चलाएं, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन पोलो में क्या किया गया कि हैदराबाद के जो सिपाही था वहाँ का, उसमें उसका जो वर्दी था वो हिंदुस्तान की सेना को, माने कि भारत की सेना को वर्दी पहना दी गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में अपनी सेना घुसा दिए, और वहाँ पे बस बाकी उसके बाद क्या होता तो जानवे करते हैं। बहुत सारा हुआ, जिसमें वहाँ का जो मुस्लिम जो निजाम साहब थे उन्हें भागने पर मजबूर किया गया, और वो जाकर कहाँ भागिए, पाकिस्तान चले गए, और हैदराबाद का भारत में विलय कर दिए। हैदराबाद के भारत में विलय हो गया। जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ में क्या हो गई, यहाँ जनसंख्या हिंदुओं का काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ का जो निजाम था, यहाँ का जो राजा था, वो पाकिस्तान चला गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर क्या किए कि जनमत संग्रह करवा दिए। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के मतलब ये होता है कि ज़्यादा लोग किस देश में रहना चाह रहे थे, ज़्यादा लोग किस देश में रहना चाह रहे थे, तो जनमत संग्रह करा दिए। कहाँ? जूनागढ़ में। और उस वक्त जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में शामिल किए। अब बात आ गई जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर का जो शासक थे वो हरि सिंह एक हिंदू शासक थे, जबकि वहाँ पे जनसंख्या की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर मामला में जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इन्होंने अलग से देश बनाने का प्रयास किया था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे बल्कि अपना एक अलग देश बनाएंगे। ये प्रयास किए थे जम्मू कश्मीर के हरि सिंह जी ने। लेकिन ये अलग देश बनावे इससे पहले ही जिन्ना साहब, इसके पहले ही जिन्ना साहब जो पीएम बने थे, पीओके का जो मेन व्यक्ति थे पीओके का, उन्होंने अपने में भी मिलाने का प्रयास किया जम्मू कश्मीर के शासक को, हरि सिंह को। नहीं माने तो हम लोग तो भाई भारत वाले लोग हैं, हम लोग तो कहते हैं पहले हमला करो उसके बाद हम हमला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तो ऐसी बातें है नहीं। उन्होंने क्या किया कि सीधे आया, बोला नहीं आ रहा है, मिल रहा है, जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर पे हमला बहुत भयानक रूप से किया था। वहाँ की महिलाओं को ले जाकर उनसे शादियाँ करना, उनका बलात्कार करना, उनका रेप करना, ये सब जो काम था वो सब हो गया था। किन के माध्यम से? जिन्ना साहब के माध्यम से, इनकी सिपाहियों के माध्यम से। इन्होंने क्या बोला कि हमारी सेना नहीं है बल्कि वो लोग आतंकवादी लोग हमला कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो हरि सिंह ने 1948 ईस्वी को अचानक से हमारे विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में दे दिए। कौन पत्र के माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से भारत को जम्मू कश्मीर में शामिल किए गए। तो प्रश्न आएगा, विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर कौन से राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित किया गया था। तो ये हम लोग का शुरुआती दौर की बातें हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा कि भारत में आज़ादी के बाद भारत के 4 राज्य में विभाजित किया गया था, A, B, C और D। ये 552 रियासत को हम लोगों ने ब्रिटिश शासन को A में रखा, देसी रियासत को B में रखा, कमिश्नरी क्षेत्र को हम लोगों ने C में रखा, केंद्र शासित प्रदेश को हम लोगों ने D में रखा। उस समय सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद आगे जब इन सभी लोगों को मिला लिया गया तो
तो धीरे धीरे इन 4 क्षेत्र में ABC जो क्षेत्र था, उनमें से बहुत से लोग ऐसा है जो भाषा अलग अलग था, सभी लोगों को भाषा अलग अलग था, रहन सहन अलग था, सभी का रहने सहने की जो प्रक्रिया है सबका अलग अलग था। अब एक ही क्षेत्र में 2 अलग अलग व्यक्ति रहने का जब बात की गई तो सभी लोगों को अच्छी नहीं लगी, और लोगों ने यहाँ क्या कहा कि हमें भाषा के आधार पर राज चाहिए। किसके आधार पे? भाषा के आधार पर राज चाहिए। भाषा के आधार पे हमारे भारत में क्या चाहिए? राज चाहिए। इसके लिए एसके झर समिति बनाई गई, एसके धर समिति बनाई गई, एसके धर समिति बनाई गई। इन समिति का जो रिपोर्ट आया, उन रिपोर्टों में ये कहा गया कि वर्तमान समय में अच्छा यही रहेगा भारत के लिए, वर्तमान समय में अच्छा यही रहेगा भारत के लिए कि भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन ना हो, भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन ना हो। ये बातों को क्या कहें एसके धर समिति वाले जो लोग थे, क्योंकि उस वक्त हम नया हमें आज़ादी मिली थी, सभी लोगों में एक अलग स्वतंत्र होने का जो खुशी था, इसके लिए वहाँ पर कुछ भी हो सकती थी। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात कहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात कह रहे थे कि अगर शुरुआती में हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो यहाँ पर लोग जो है ना आपस में ही भिड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि कोई एक तानाशाह बने और तानाशाही शासन करे भारत पे, ताकि लोगों को सही दिशा में ला सके। ये प्रभावित थे रूस के स्टालिन से। स्टालिन ने भी रूस में तानाशाही लाया था, उससे प्रभावित थे कि होने के बाद ही हमारे देश एक अच्छी प्रकार से अब विकसित की ओर चलेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो एसके धर समिति ने भी यही बात कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये होना जो है मैंने भाषा के आधार पे अगर चयन कीजिएगा तो अच्छी बातें नहीं है, लोग कभी भी किसी भी वक्त आपस में भिड़ सकते हैं। इसी के बाद एक और समिति बनाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब और सीतारमैयन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैयन तीनों मिलकर ने एक और समिति बनाई। इन्होंने भी अपना रिपोर्ट जारी किया। इनका भी रिपोर्ट जारी रिपोर्ट जारी जब हुआ तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किए कि वर्तमान समय में भाषा के आधार पे भारत में राज्यों का विभाजन करना सही नहीं है। वर्तमान समय में भाषा के आधार पे राज्यों का विभाजन करना सही नहीं है। इनके रिपोर्ट आने के बाद ही एक आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे रामुल्लु। कौन व्यक्ति थे जी? रामुल्लु। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति का नाम था, ये कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया, यानी भूखे रहने का भूख हड़ताल कर दिया। इन्होंने 56 दिनों तक, कितने दिनों तक? 56 दिनों तक भूखे रहा और अंततः इनकी मृत्यु हो गई। तो हम ये बात कहते हैं कि कौन से भाषा से संबंधित थे? तो तेलुगु भाषा से संबंधित थे। कौन से भाषा से रामुलुल्लु संबंधित है? तो तेलुगु भाषा। कौन से भाषा से? तेलुगु भाषा से संबंधित थे। कितने दिन का भूख हड़ताल किए? 56 दिनों का इन्होंने भूख हड़ताल पे रहा था। उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही आंध्र प्रदेश में बहुत से लोगों ने भाषा के आधार पे मांग शुरू कर दिया, और साथ ही साथ भाषा के मांग के साथ इनकी मृत्यु का इनकी मृत्यु जो हुई थी, इस कारण से लोगों ने वहाँ आंदोलन भी शुरू कर दिया। अंततः नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 10 अक्टूबर 1953 ईस्वी को
भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाएं। आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाएं। किस आधार पे? तो भाषा के आधार पे रामुलुल्लु का मृत्यु के बाद पूरा दबाव चला आया प्रधानमंत्री के पास कि नहीं, अब एक अलग राज्य बनना ही चाहिए। क्योंकि वहाँ आंदोलन भी शुरू हो गई थी, जिसके वजह से आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना किया गया, जो तेलुगु भाषा के लिए था। कौन से भाषा वालों के लिए था? ये जो था ये तेलुगु भाषा वालों के लिए था, अब आगे इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री पहले का थे, उन्होंने 1953 में ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाए 1953 ईस्वी में किनके नेतृत्व में बनाया गया? तो फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया है, किनके नेतृत्व में बनाया गया? तो फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया। और इनका जो रिपोर्ट जारी हुआ वो जाकर 1956 ईस्वी में जारी हुआ। इनका जो रिपोर्ट आई वो कब आया? तो जाकर 1956 ईस्वी में इनका रिपोर्ट आया। 1956 ईस्वी में इनका रिपोर्ट आया, जुलाई 1956 में। कितना में? जुलाई 1956 में इसमें रिपोर्ट आया। इसमें इन्होंने भाषा के आधार पर भाषा एवं अन्य चीज़ों को देखते हुए इन्होंने पूरे भारत के 4 राज्यों को हटाकर, यानी भारत के राज्यों की संख्या 4 भाग में ABCD था, उसे हटाकर इन्होंने 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कब? जब हम लोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग की जब चर्चा हुई, उन्होंने अपना 3 साल के बाद अपना सिफारिश दिया 1956 ईस्वी में फजल अली के नेतृत्व में। तब उसमें बनाया गया था कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। इस समय कई में संशोधन हुआ था, तो संविधान की संशोधन की बात करेंगे तो संविधान के बिना संशोधन के तो राज्य में किसी प्रकार का वृद्धि होगा ही नहीं। और हम लोग का अनुच्छेद प्रथम में ही है, अनुसूची पहला में भी है कि बिना संशोधन किए उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो 7वें संशोधन 1956 के अनुसार फजल अली साहब के माध्यम से 14 राज्यों का तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का विभाजन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पूरे भारतवर्ष में। 1956 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहा। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। राज्यों की अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो आप लोग राज्य तो जानते होंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य को हम लोग देखते हैं। देखिए, हम फिगर के माध्यम से चलते हैं, 28 राज्य को आराम से देख लेंगे। ये हम लोग एक भारत का रफ फिगर बना लिए हैं। एक भारत का हम लोगों ने रफ फिगर बना लिया है और यहाँ से हम लोग राज्यों को देखना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये ऊपर में वर्तमान समय में तो राज्य था यहाँ ऊपर का एरिया का, लेकिन अब ये क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ये क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जिसमें एक ऊपर लद्दाख हो गया और नीचे वाला जो है ये जम्मू कश्मीर है।
जम्मू एंड कश्मीर है। वही हम बात करते हैं, वही हम बात करते हैं, वही हम बात करते हैं। उसके नीचे यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। वही हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर ये जो कोण निकला हुआ है, ये क्षेत्र है उत्तराखंड का। किसका है? उत्तराखंड का। हिमाचल प्रदेश के इस एरिया की बात करते हैं, इधर का क्षेत्र है पंजाब। पंजाब के जस्ट नीचे यानी बगल में ही है, पंजाब से ही अलग हुआ है, नाम है हरियाणा। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का नाम है राजस्थान। ये जो क्षेत्र हम लोग को नज़र पर आ रहा है, ये क्षेत्र हम लोग का क्या कहलाता है? गुजरात कहलाती है। अगर हम गुजरात के नीचे की बात करते हैं तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी क्षेत्र मिलती है, जिसे हम लोग महाराष्ट्र कहते हैं। और इसी के कोण पर एक छोटा सा क्षेत्र मिलता है, जिसे हम लोग गोवा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोवा कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गोवा कहते हैं। गोवा भी एक राज्य का नाम है। उसके बाद यहाँ से लेकर कुछ एरिया तक हम लोग का एक क्षेत्र मिलती है, यहाँ से लेकर कुछ एरिया तक हम लोग का एक क्षेत्र मिलती है, जिसे हम लोग कर्नाटका नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? यहाँ तक कुछ एरिया में एक क्षेत्र मिलती है, जिसे हम लोग कर्नाटक कहते हैं। और यहाँ पर एक और क्षेत्र मिलती है, जिसे हम लोग केरल कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल कहते हैं। यहाँ पर हम लोग का एक क्षेत्र मिला है नीचे में, इसे हम लोग तमिलनाडु कहते हैं। तमिलनाडु कहते हैं। और यहीं हम अगर आगे की ओर बात करते हैं, यहाँ पर एक क्षेत्र मिलता है, यहाँ पर एक क्षेत्र मिलता है, जिसे हम लोग नया राज्य बना है, 29वां राज्य है, नाम है तेलंगाना। क्या चीज नाम है? तेलंगाना राज्य है। ये हमारा वर्तमान समय का सबसे नया राज्य है, 29वां राज्य है। इसको 2014 ईस्वी में बनाई गई थी। 2 जून 2014 ईस्वी को एक नया राज्य के रूप में तेलंगाना को बनाया गया था। इसके तेलंगाना के ही बगल से हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ का क्षेत्र में हम लोग का एक देश, एक राज्य मिलेगा। अभी 1953 में एक राज्य का नाम चले थे, नाम है आंध्र प्रदेश राज्य, यानी आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। प्रश्न आता है भाषा के आधार पे गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है, जो दक्षिण भारत का एक एरिया है। जब वो गठन हुई थी, उस समय आंध्र प्रदेश का जो राजधानी था उसे कुरनूल को बनाया गया था। किसको बनाया गया? कुरनूल को बनाया गया था। वर्तमान में हम लोग का विशाखापट्टनम, कभी ग्रीष्म के लिए विशाखापट्टनम में दो राजधानी, विशाखापट्टनम भी है और अमरावती भी है। अभी वर्तमान समय में हम बात करते हैं। तो अगर हम यही इनके ऊपर चलते हैं तो एक यहाँ पर एक राज्य मिलता है, नाम है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। वही उड़ीसा है जो 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा के ही इधर बगल में देखिएगा तो हम लोग का एक नाम मिलेगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। यहाँ उड़ीसा के फिर ऊपर देखिएगा तो भर यहाँ से लेकर इस एरिया तक हम लोग का एक राज्य मिलेगा, नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ही ऊपर चलिएगा तो आप लोग को झारखंड नाम का एक राज्य मिलेगा। झारखंड राज्य का एक नाम मिलेगा, जो हमारा बिहार से अलग हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक नाम लिखते हैं आप लोग के पास कि 28 राज्यों में एक राज्य है, नाम है उसका यूके, यानी उत्तराखंड। ये उत्तराखंड जो नाम है आप लोग के पास, ये उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। ये उत्तराखंड जो नाम आप लोग देख रहे हैं, ये उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग हुआ राज्य है, जो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से अलग हुआ था। वही हम अभी एक नाम लिए हैं झारखंड।
अभी एक नाम लिए हैं झारखंड। अगर हम इस झारखंड वाले राज्य की बात करें, ये हम लोग का बिहार से अलग हो राज्य है। बिहार से कब अलग हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। और ये है 28वां राज्य। कौन सा राज्य है? झारखंड जो है 28वां राज्य था। और यूके यानी उत्तराखंड जो था वो 27वां राज्य था। 2000 में ही एक और अलग हुए था, नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। ये अलग हुआ है 6 नवंबर ये अलग हुआ है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर जो 2000 को। ये 26वां राज्य था। कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है। वहीं हम अभी कुछ देर पहले एक गोवा राज्य की बात की कहे हैं। एक गोवा राज्य बना था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। ये 25वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 25वां राज्य है। जबकि गोवा पुर्तगाल से भारत को कब मिला था? तो 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में जब ये हमारे भारत के पास आया तो हमने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 1987 ईस्वी में जाकर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर मिजोरम के साथ ही हमने इन्हें भी राज्य के रूप में दे दिया। और ये हमारा कौन सा राज्य था? 25वां राज्य बनाया गया। चलिए अब इधर झारखंड से ऊपर हम लोग का अपना बिहार मिलता है। और बिहार के बगल में एक यूपी मिलती है। और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और ये जो एरिया बचा है ये हम लोग का मध्य प्रदेश का एरिया है। कौन से है? मध्य प्रदेश का एरिया है। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो हरियाणा और पंजाब के ही एक क्षेत्र रहता है। यहाँ पर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। कौन सा है जी? चंडीगढ़। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है, नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। अगर हम इस जो हिंदुस्तान का जो कान नज़र आ रहा है, एक कान जो है, एक कान ही को हम लोग सिक्किम कहते हैं। एक कान को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्किम कहते हैं। सिक्किम भारत में राज्य कब बना? तो 6 मई 1975 ईस्वी को भारत का राज्य बना। कौन? सिक्किम। 6 मई 1975 ईस्वी को भारत का राज्य के रूप में किसे बनाया गया? तो सिक्किम को बनाया गया है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इधर हम लोग 7 बहनों का क्षेत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर में हम लोग का अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है। और ये बीच में हम लोग का असम में आती है। असम एक राज्य है जिसमें असमिया भाषा बोली जाती है। असम आती है बीच में। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ हम लोगों ने देख लिया, लद्दाख देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिए, दिल्ली देख लिया। 4 केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने देख लिया। अब 4 के बाद यहाँ पर देखिएगा दमन एंड दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यूपी उत्तर पर गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलता है। 5 हो गया। इधर हम लोग देखिएगा एक नाम आएगा लक्षद्वीप। क्या नाम आएगा? लक्षद्वीप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इधर केंद्र शासित प्रदेश है अरब सागर की ओर। वो है यहाँ पर एक क्षेत्र का नाम देखिएगा जिसका नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है? पांडुचेरी। और यही हम इधर की एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा 28 के 28 राज्य और 8 की 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम लोगों ने इस ग्राफ के माध्यम से देख लिया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 2 अनुसूची नहीं अनुच्छेद 2 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 2 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। अनुच्छेद 2 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। अनुच्छेद 2 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। कहाँ चला गया जी? सेलेक्ट। अनुच्छेद
2 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। देखिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई बाहरी राज्य है, अगर कोई बाहरी राज्य है, उसे हम अपने भारत में शामिल कर सकते हैं, भारत में शामिल कर सकते हैं। अगर कोई बाहरी राज्य हो उसे हम भारत में शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर कोई विदेश का कोई देश हो या फिर कोई देश किसी अन्य देश का कोई राज्य हो और वो हमारे यहाँ सम्मिलित होना चाहता है तो उसे हम शामिल कर सकते हैं। इन बातों की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर कोई बाहरी राज्य है, अगर कोई बाहर के कोई राज्य है या बाहर का कोई देश है और वो भारत में मिलना चाहता है, भारत में क्या चाहता हो? भारत में मिलना चाहता हो, तो हम उसको अपने भारत में संविधान में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए भी उन्हें और भी मौका दिया जाता है कि वो देश राज्य चाहे, जैसे कोई राज्य अगर बनना चाह रहा है भारत के हिस्सा, तो वो चाहे कि हम नहीं, हम पहले आपको देखेंगे, आपको परखेंगे कि आप हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कीजिएगा अगर हम आप में सम्मिलित होंगे तो इसके लिए वो पहले हमसे सह राज्य के रूप में रह सकते हैं, सह राज्य बन के रह सकते हैं। सह राज्य बन के मतलब ये है कि आप पूर्ण रूप से हमारे हिंदुस्तान में नहीं हैं, बल्कि हम आप पर एक माने समझौता के तहत आप हम में सम्मिलित हुए हैं, ये सह राज्य में कहा जाता है। वही जब सह राज्य बनेगा उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप हमारे यूनियन में शामिल हो जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार हमारे यूनियन में शामिल होइएगा तो सदा सदा के लिए रहना पड़ेगा भारत का एक अंग बनकर, उसके बाद आप यहाँ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो यही बात है अनुच्छेद 2 में लिखी गई है कि अगर कोई बाहरी राज्य या बाहरी देश हमारे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे भारत में मिलना चाहते हैं, तो आसानी से आके मिल सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर वो पहले हमें मिलने से पहले हमें देखना चाहते हैं कि हम आपके साथ किस प्रकार की व्यवहार करेंगे, तो आप वो भी सह राज्य के भांति आप देख सकते हैं। जैसे हम एक राज्य का नाम लेते हैं सिक्किम, एक राज्य है हम लोग के पास सिक्किम। ये सिक्किम जो नाम लिख रहे हैं, ये सिक्किम वाला हमारा देश का भाग नहीं था, ये अलग ही राज्य था, अलग ही देश बना हुआ था। इन्होंने 1935 में आया, 1975 में इन्होंने आए। अब बोला कि नहीं, पहले हम आपको में सम्मिलित होंगे, हम आपका अंग बनेंगे। तो इसमें कहा क्या कि आप हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार कीजिएगा, किस प्रकार के व्यवहार कीजिएगा। तो सबसे पहले 35वां संशोधन किया गया और ये बोला गया संविधान में शामिल करके कि पहले सिक्किम को हम सह राज्य के रूप में बनाते हैं, अगर इन्हें अच्छा लगेगा तो हम में सम्मिलित होंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा अपना नहीं होंगे, हम पर कोई दबाव नहीं है, यानी इस पर हम कोई दबाव नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने बाद में बोला नहीं, हमें आप में सम्मिलित होना है, तो 36वां संशोधन करके 1975 को सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? एक राज्य बनाया गया। वहीं पर हम लोग का एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है भूटान। भूटान ये भी भारत में सम्मिलित होने के लिए आया, लेकिन इनका क्या कहना था कि हमारा खुद का एक राजा रहेगा, जबकि हमारा संविधान में कहना है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि नहीं देंगे। हमारे यहाँ सभी एक समान है, चाहे राजा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक समान है। हमने जो संविधान बनाया है, इसमें जो जिस प्रकार से कानून बना हुआ है, इन्हीं के अनुसार आप लोग को इस भारत में आइएगा तो रहना होगा। भूटान ने कहा ऐसा नहीं है, हम अपना राजा रखेंगे, जिसके तहत भूटान को
भूटान अभी भी अपना अलग देश के रूप में है। हाँ, अलग बातें हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए हमारी ही सेना है, भूटान की सुरक्षा के लिए भारत का ही सेना है, वो अलग बातें हैं। लेकिन भूटान वर्तमान में एक राज्य है। अगर हम इसके बाद अनुच्छेद 3 की बातें करते हैं, अनुच्छेद 3 की बातें करते हैं, तो इसमें देखिए अनुच्छेद 2 क्या बोला था कि हम विदेश वाला राज्य को अपने में सम्मिलित कर लेंगे, विदेश वाला राज्य को अपने में क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन अनुच्छेद 3 कहती है कि विदेश वाला तो सम्मिलित होगा ही होगा 2 के माध्यम से। 3 के माध्यम से कहता है कि अगर भारत के भीतर हमें राज्यों में कुछ करना हो, भारत के भीतर राज्य वाला जो बात है, भीतर जो राज्य है, इसमें अगर हमें भारत के भीतर जो राज्य है इसमें अगर हमें सीमा में परिवर्तन करना हो, हम कर देंगे संसद के माध्यम से। राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, हम कर देंगे संसद के माध्यम से। उसके संसद के सीटों की संख्या कम करना हो, हम कर देंगे कम। किसी के राज्य के शहर के नाम चेंज करना हो, हम कर देंगे नाम चेंज। ये कहा जाता है अनुच्छेद 3 में। लेकिन कौन करेगा, तो ये सब के सब काम जो करेगा हमारे भारत में जो संसद बैठे हुए हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो करेंगे। क्योंकि हम लोग के यहाँ राज्य सरकार से ज़्यादा वैल्यू केंद्र सरकार को दिया जाता है। तो ये सब जो काम करने का जो प्रक्रिया है वो किनके हाथ में रहेगा, तो केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। वो हमारा सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, इस सीटों की संख्या में हेरफेर कर सकते हैं, किसी शहर का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक वर्तमान में आप लोग को हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य के रूप में था, लेकिन 2019 में उसको 2 भाग में परिवर्तित कर दी गई। एक लद्दाख बोला गया और एक को जम्मू एंड कश्मीर बोली गई। एक को क्या बोला गया, लद्दाख, और एक को बोला गया जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने इसे 2 भाग में परिवर्तित कर दिए। किसी भी राज्य को कर सकते हैं। अपना बिहार को ही नाम है तो उत्तर वाले बिहार को मिथिलांचल और नीचे वाला बिहार को बिहार नाम दे सकते हैं। ये संसद के निर्भर करता है, उसमें पारित लाएगा, कानून लाएगा, वहाँ की संसद पारित करेंगे और अन्य राज्यों से उसमें बहुमत मिलेगा। उसके बाद ये अपनी हिसाब से शहर का नाम, सीमा में परिवर्तन, नाम चेंजिंग, सीटों की संख्या, ये सब अपना वो परिवर्तन कर सकते हैं। ये बातें कही गई है अनुच्छेद 3 में। कहाँ कहा गया है, ये बातें कही गई हम लोग का अनुच्छेद 3 के भीतर। वही हम अनुच्छेद 4 की बात करें, वही हम लोग अनुच्छेद 4 की बात करें। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, तो एम सिंपल से बात इसमें कहा गया अनुच्छेद 4 में कि भैया जी जो 2 और 3 जो है, जो 2 और 3 जो है, इस 2 और 3 को, इस 2 और 3 को 368 से बाहर रखा जाए, 368 से बाहर रखा जाए। 368 से बाहर इसलिए कि 368 में राष्ट्रपति का प्रभाव देखा जाता है, राष्ट्रपति का प्रभाव रहता है। अगर कोई कानून बन के गया तो 368 अनुच्छेद का प्रयोग करके वो कानून को पारित कर भी सकते हैं, उस पर अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर मार भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मार सकते हैं। लेकिन 2 और 3 में अगर किसी राज्य को हम लोगों ने सम्मिलित किया या किसी राज्य को हम लोगों ने विखंडित किया, तो जो राष्ट्रपति साहब हैं, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ आराम से जो बैठे हुए रहते हैं, उनका दम निर्भर रहता है कि नहीं ये 2 और 3 अनुच्छेद से संबंधित है, इन्हें अपना काम करना ही होगा, इन्हें हस्ताक्षर करना ही होगा, हस्ताक्षर, इन्हें सिग्नेचर करना ही होगा, इन्हें बातों को मानना ही होगा। कब, जब बात अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित आएगा तब की बात है। किसी राज्य को अगर हम अपने देश में मिला रहे हैं, इनसे बिना पूछे हम मिला लेंगे, संसद मिला लेगा, अब बाद में कहेगा सिग्नेचर मारिए तो सिग्नेचर मार देंगे। और किसी राज्य को हम 2 भागों में विखंडित कर रहे हैं, अगर हम राष्ट्रपति को सूचना नहीं भी दिया संसद के द्वारा, तो पर भी इन्हें सिग्नेचर करना पड़ेगा। लेकिन अदर 368 के माध्यम से अगर आते हैं, कोई कानून लाने का प्रयास करते हैं, कोई कानून या कोई योजना पारित करते हैं, इसके लिए पहले हमें राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही बताना पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है।
अब इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 4 के बाद हम लोग के पास आता है भाग 2। एक कौन सा है? भाग 2। इसमें कौन सा हम लोग का है? भाग 2। भाग 2। भाग 2 नहीं, कौन सा है जी? भाग 2। भाग 2। भाग 2 में किससे संबंधित है? नागरिकता। नागरिकता कहने की मतलब ये हुआ कि कौन कौन भारत के नागरिक है, कौन कौन भारत के नागरिक है, इसकी बारे में जो चर्चा हम लोग का है वो हमारे संविधान के भाग 2 में रखा गया है, जिसे भारतीय नागरिकता को कहते हैं। इसकी जो अनुच्छेद की संख्या है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। हम भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर 511 तक है। कौन व्यक्ति भारत के लोग हैं, कौन विदेशी है, कौन भारत के क्यों भारत में सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की हम लोग को नागरिकता मिलता है? तो एक हरी नागरिकता मिलता है। एक हरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान का आदमी है, ना तो बिहार का है, ना तो यूपी का है, ना आंध्र प्रदेश। 28 राज्यों से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ भारत माता का एक देश के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। इसलिए इसे कहता एक हरी व्यवस्था। एक हरी व्यवस्था कही। अगर हम विदेश में जाते हैं तो हमारे यहाँ जो भी रहेगा उसमें लिखा हुआ सिर्फ भारत रहेगा, ना कि बिहार रहेगा। इन बातों पर की जो भी जानकारियाँ हैं वो हमें भाग 2 के नागरिकता में देखने को मिलेगा। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक। जैसे पहला है अनुच्छेद 5। पहला ही हम बातें करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस 5 में साफ साफ कहा गया है कि 1900 जब हम आज़ाद मिले हैं उस समय के समय, आज़ादी के समय जो भी व्यक्ति भारत में रह गए हैं उन सभी को भारतीय मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 5 में साफ साफ कहा गया है कि प्रारंभ में जो भी व्यक्ति भारत में रह गए हैं उन सभी को भारतीय मान लिया जाएगा। चाहे तो भले पाकिस्तान के एरिया का ही क्यों ना, जैसे मनमोहन सिंह, मिल्खा भाग जो है मिल्खा सिंह, ये सब पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे, लेकिन उन्हें भारत में भारतीय की नागरिकता मिला। क्यों कि ये जब स्वतंत्रता हुआ थी, जब नियम बन रही थी, जब आज़ाद हम लोग हुए उस समय वो कहाँ चले आए थे? भारत के भीतर चले आए थे। इस अनुच्छेद 6 अभी वर्तमान समय में पहलगाम हमला हुआ। इसी 6 के माध्यम से, अनुच्छेद 6 के माध्यम से ही पाकिस्तान से लोग भारत आए हुए थे। पाकिस्तान से लोग कहाँ आए हुए थे? भारत आए हुए हैं। इसी 6 के माध्यम से पाकिस्तान से लोग भारत आए हुए थे। जैसे ही 1948 के बाद की ये घटना हुई, 1948 के बाद की ये घटना हुई कि जो भी लोग जहाँ कहाँ रहा उन सभी को ये कहा गया कि आप लोग 19 जुलाई 1948 तक अगर पाकिस्तान में कोई भारत के व्यक्ति हैं या हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तान के व्यक्ति हैं तो जल्दी से अपना देश की ओर चले जाइए, क्योंकि 19 जुलाई के बाद अगर आते हैं तो आपको नागरिकता मिलेगा, लेकिन 6 महीना के बाद मिलेगा।
6 महीना के बाद मिलेगा। अब आकर इसे पहले 5 साल किया गया, उसके बाद 1985 में इसी को 6 साल कर दी गई। कितना साल? 6 साल कर दिया गया। जबकि अगर इससे पहले 1948 की पहले की बात करते हैं तो इन्हें सिर्फ 6 महीना रहना है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। ऐसे हम लोग तो हिंदुस्तान का ही संविधान को देख रहे हैं, क्या उसमें 6 साल कहा गया है, तो आराम से ये 6 महीने के बाद अपना भारत का नागरिकता ले लेते हैं। इसी नागरिकता की वजह से वर्तमान समय में जो हम लोग का पहलगाम हमला हुआ है, पहलगाम जो आतंकवादियों का जो हमला हुआ था, इस हमला के माध्यम से मोदी सरकार ने जैसे बोला कि 48 घंटा के भीतर जो भी पाकिस्तानी है वो इंडिया से पाकिस्तान चला जाए और जो इंडिया वाला है वो पाकिस्तान चला आए। तो इसमें देखा ये गया है कि हम लोग देखे होंगे कि बहुत से लोग ऐसा है जिनका नागरिकता भारत का है और शादी विवाह कहाँ किए हुए हैं? पाकिस्तान में किए हुए हैं। वैसी स्थिति में पाकिस्तान में भी लगता है नियम बना हुआ है कि 20 साल रहने के बाद ही वहाँ लगता है नागरिकता दिया जाता है। वहाँ पर भी नागरिकता मिलेगा कब? जब 20 साल रहने के बाद ही। और हम लोग के यहाँ कोई पाकिस्तान से व्यक्ति आता है तो रजिस्ट्रेशन कराइए और 6 सालों का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपको हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने का प्रयास कीजिए 6 साल तक, तब कहीं जाकर हम आपको भारत का नागरिकता देंगे। वही घटना होते ही आप लोग बहुत सारे बॉर्डर पे देखे होंगे कि भारत के लोग भारत के जो पाकिस्तान में वो आ रहे हैं और पाकिस्तान वाला बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिनका यह तो पूरा 6 साल पूरा नहीं हुआ होगा या तो फिर वो अभी भी उनके पास पाकिस्तान का ही वीज़ा होगा, जिसके वजह से वो पाकिस्तान जा रहे थे। अगला ये अनुच्छेद 6 में कहा गया था 1948 के पहले की बात है। यही हम बात करते हैं आप लोग से बात करते हैं अनुच्छेद 7 का। तो अनुच्छेद 7 में साफ साफ कहा गया था इंडिया वालों व्यक्ति के लिए। अनुच्छेद 7 में साफ साफ कहा गया था किनके लिए? तो इंडिया वालों व्यक्ति के लिए कि अगर कोई इंडिया वाला व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाह रहा हो, इंडिया वाला व्यक्ति कोई कहाँ चला गया है? पाकिस्तान चला गया हो, इंडिया वाला कोई पाकिस्तान चला गया हो, 1947 में ही अगर कोई चला गया हो तो पर भी इसका जो है नागरिकता भारत का ख़त्म कर दिया जाएगा। पर भी इसका नागरिकता भारत में क्या किया जाएगा? ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर 1939 के समय ही कोई भी भारतीय अगर पाकिस्तान चला गया हो, कोई भी भारतीय अगर पाकिस्तान चला गया है तो उसकी जो नागरिकता है वो यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी, यानी वो अब भारत का नागरिक नहीं है। ये बात अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 की अगर हम लोग बात कहें, अनुच्छेद 8 की अगर हम लोग बात कहें, अनुच्छेद 8 की अगर हम लोग बात कहें तो इनमें कहा जाता है कि भारत के वैसे भारतीय मुल्क के निवासी, भारत के वैसे मूल निवासी जो विदेश में रह रहे हैं, मूल निवासी जो विदेश में रह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे बहुत लोग होता है जो विदेश में रह रहा, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और वहीं से व्यक्ति से शादी कर लेता है, तो वैसी अवस्था में कहा गया अनुच्छेद 8 में कि अगर उसके माता पिता, दादा दादी, कोई दादा दादी, माता पिता, इन 4-5 में से कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत में जन्म लिया हो या उनके पास भारत की नागरिकता है तो वैसे व्यक्ति को, माने वैसे बच्चा को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। परंतु ध्यान रहे कि वो पहले से कोई विदेशी नागरिक नहीं बना हो। जैसे अगर मान लिए कि अगर कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसे बी नाम के ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति से शादी कर लिया है, तो इसके सी नाम का कोई बच्चा हुआ, तो इसमें ये भी ध्यान देना है कि ए बी ऑस्ट्रेलियन है ज़रूर और ए है इंडियन, तो इसके पास इंडियन का ही नागरिकता रहना चाहिए, तब कहीं जाके मिलेगा। अगर इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले लिया है तो इसका ही नागरिकता ख़त्म हो गया, तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा,
कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इस प्रकार से हम लोग का नागरिकता है। कर इसमें 2-3 और बचा है, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 9 में भी कोई खास नहीं है, वो चल ही देते हैं। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है हम लोग का कि अगर हम विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, अगर हम विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, अगर हम विदेश की किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो हमारा जो नागरिकता है वो भारत में समाप्त हो जाएगा। अगर हम विदेश के किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारा जो नागरिकता है वो भारत में क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बारे में बताया गया है कि अगर हम विदेश में किसी भी नागरिकता को ले लेते हैं तो इसकी नागरिकता भारत में जो है वो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, भारत में नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए भारत की नागरिकता तभी तक हम लोगों के पास है जब तक कि हम किसी भी विदेश का नागरिक नहीं बने हुए हैं। अनुच्छेद 10 में कहता है कि नागरिकता पर नियंत्रण जो है इस संसद के द्वारा रखा जाता है। नागरिकता पर जो नियंत्रण है इस संसद के माध्यम से रखा जाता है। अनुच्छेद 10 में कहता है कि नागरिकता का जो नियंत्रण है ये हम लोग के संसद के माध्यम से रखा जाता है। वही अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 11 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 11 में साफ साफ ये कहा गया है कि अगर हमें नागरिकता के माध्यम में कोई कानून लाना हो या किसी भी प्रकार का जिसे समय में ही वृद्धि करना हो, पंजीयन करवाने में करना हो, इन सब का जो प्रभाव रहेगा वो संसद के पास है। इस पर जो चर्चा करेगा वो संसद करेगा, ना कि किसी राज्य का विधानसभा या विधान परिषद। ये जो भी करेगा लोकसभा का संसद करेगा। या लोकसभा की संसद की बातें तो हम लोग जानते ही हैं कि पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, इसके बाद अंत में हम लोग का राष्ट्रपति साहब के पास चला जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम चलेंगे यही नागरिकता किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और भाग 3 में मौलिक अधिकार में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।